नमस्कार है भाई सभी मित्रों का आपके अपने इस YouTube चैनल F24 क्लासेस पर। तो देखिए भैया, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो गणित का पेपर है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स अगर इस पूरे मॉडल पेपर को एकदम अच्छे तरीके से देख लेते हैं, तो भाई जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा ना आज की इस क्लास के अंदर, सेम ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस किस किस तरीके के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ें आपको यहीं से देखने को मिलेंगी। तो आज की यह वीडियो अगर आप लोग शुरू से लगा करके एकदम लास्ट तक देख लेते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में हमारा पेपर कैसा आएगा गणित का, उसका भी नॉलेज आपको पूरा होने वाला है। तो इस वीडियो को, इस कंप्लीट क्लास को आपको पूरा देखना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा पेपर होता है उसकी बेसिक चीज़ ये होती है भाई कि पेपर में हम लोगों को एक कोड दे रखा होता है जो इस तरीके का कुछ आता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा कोड दे रखा है 801 VK, ठीक है। और ऊपर आप लोगों को यहाँ पर अनुक्रमांक डाल देना होता है और यहाँ पर अपना जो भी आपका नाम है वो डाल देना होता है। और ये चीज़ होती है पेपर की बेसिक चीज़, ठीक है। इसके बाद अगर और थोड़ी बेसिक चीज़ जान लें तो भैया, पेपर हम लोगों को 3 घंटे 15 मिनट के अंदर पूरा समाप्त करना है। यानी 3 घंटे के अंदर हमको पेपर करना है। और स्टार्टिंग के जो आपको ये 15 मिनट मिलेंगे, इसमें आपको पेपर के हर एक चीज़ को देखना है, हर एक क्वेश्चंस को देखना है कि कहाँ कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया है, हमको कौन सा क्वेश्चंस आता है। तो वो सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में देखनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस को आपको नोट करना है और इनका साथ ही साथ रिवीजन भी करना है, ठीक है भाई। तो चलिए फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके पेपर में क्या होता है कि जो हमारा सबसे पहला खंड आता है, इस खंड आ, ठीक है। इस खंड आ में क्या होता है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, मैं बता देना चाहता हूं कि ये टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में 20 आते हैं। और ये टोटल कितने अंक के पूछे जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये टोटल आपके 20 अंक के आते हैं, ठीक है। यानी भैया हर एक क्वेश्चन जो आपका होता है एक एक नंबर का होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ थी, है ना, ये मैंने आपको बताई। अब चलिए इसके क्वेश्चंस पर आते हैं, जो कि हमको मेन चीज़ है समझना, ठीक है, कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस हमारे मैथ के पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपको अधिकतर आप किसी भी ईयर का पेपर उठाकर देख लो, आपको ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि इस क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, जरा वो चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से एकदम अच्छे से समझनी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन हमारा दे रखा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में जो शेषफल है हमको 5 प्राप्त होता है। तो हमको यह बताना है कि इस क्वेश्चन में HCF क्या होगा। और देखो, यह क्वेश्चन आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या दे रखा है कि शेषफल 5। तो इस शेषफल 5 को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ही संख्याओं से घटा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हम लोगों का, यहाँ पर हम लोगों को पहली संख्या दे रखी थी 245, ठीक है। तो इस 245 में मैं 5 को माइनस कर दूंगा, जो कि हमारा शेषफल है भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारी नई संख्या 240 मिल जाएगी। अब मैं क्या करूँगा भाई, दूसरी संख्या लेता हूँ 1037, इसमें मैं 5 को माइनस कर दूंगा, तो ये हमारी मिलेगी 1032, ठीक है। अब इन दोनों ही संख्याओं का क्या करेंगे, अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे। जैसे कि 240 का करते हैं, तो देखिए 2 एकम 2, 2 दुना के 4, ठीक है। 2 से फिर से काटेंगे, 2 छंग, तो आगे ये फिर से 2 से कटेगा, तो आप लोग फिर से इसको 2 से काटोगे, 2 तिहाई 6। अब देखो, ये 3 से आप लोगों का कटेगा भाई, ठीक है। या तो 2 से फिर से 2 से कटेगा, 3 से नहीं, 2 से फिर से कटेगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो यानी अगर मैं सिंपल भाषा में देखूं तो 2 की घात कितना आ रहा है, 1 2 3 4। 2 की घात आ रहा है 4 और 3 की घात आ रहा है 1, ठीक है। और 5 की घात आ रहा है 1। तो ये तो हमको पहले वाले में गुणनखंड मिल गए। इसके बाद मैं क्या करूँगा, दूसरे के गुणनखंड कर लेता हूँ 1032 के, ठीक है। तो यहाँ करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 दुना के 4, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दुना के 4, 2 नेम 18,
ठीक है। आगे इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 त्रिकाई 9, ठीक है। अब देखो ये 43 से कटेगा सीधा, 43 से कम 43। अब देखिए हमको क्या निकालना है इस कंडीशन में, HCF निकालना है। हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF में क्या होता है, जो हमारी दोनों अलग अलग संख्याओं के जब हम गुणनखंड करते हैं तो जो घातें होती हैं वो हमारी जो निम्नमत घात होती है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मैं इसके गुणांकों की बात करता हूँ तो 2 की घात इसका आ जाएगा 3, ठीक है। इसका आ जाएगा 3 की घात 1 और 43 की घात 1। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 2 की घात सबसे कम किस में दे रखी है, तो इसमें हम लोगों की दे रखी है 2 की घात 3, और इसमें 2 की घात 4 दे रखी है। तो देखो दोनों में से किस में कम है, 2 की घात 3 इसमें कम है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे, 2 की घात 3 ले लिया। इसके बाद देखेंगे भाई 3 की घात सबसे कम किस में दे रखी है, तो आप कहेंगे कि भैया यहाँ पर 3 की घात सबसे कम इसमें भी है और दोनों में बराबर है, यानी 3 की घात एक ही दे रखी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से 3 की घात 1 ले लूँगा। अब देखो अगर यहाँ से आप लोग HCF निकालोगे तो यहाँ पर आप लोगों का जब 2 की घात 3 करोगे तो ये 8 आता है, और 3 की घात करने पर 3 ही आता है। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल भाषा में बात करता हूँ तो 8 त्रिक 24 जो होगा ये आपका सही HCF निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर जो हमारा C है ये बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए क्या करना है कि आपको HCF वाले क्वेश्चंस करने हैं, और एक क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होता है, ठीक है। तो देखो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं देखिए एक झटके में आपको करके बताता हूँ कैसे आपको करना है। देखिए सिंपल से जब भी कभी कोई आपको संख्या दे दी जाए और आपसे कह दे कि अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड करिएगा, फिर जो अभाज्य गुणनखंडों की जो घात होती है, ठीक है, उसका आप लोगों को योग बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, ठीक है। 144 के सबसे पहले हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से आप लोग इसको काटोगे तो कितने बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दुना के 4, फिर से यह 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर से ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब ये भाई 2 से फिर से जाएगा, 2 नेम 18। अब ये भाई 3 से जाएगा, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 की घात कितना आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2 की घात 1, 2, 3, 4, यानी 2 की घात हमको 4 मिल रही है और 3 की घात हमको 2 मिल रही हैं। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चंस में पूछा गया था कि 144 के गुणांकों के घातों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं घातों का योग बात करता हूँ तो 4 ये घात, ठीक है, और 2 ये वाली घात, ठीक है, 3 की घात 2 और 2 की घात 4, इन दोनों ही घातों को उठा लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, और यहाँ से जोड़ने पर हमारा 6 आ रहा है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको अगला क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है वो कुछ इस तरीके का आएगा कि आपको सिंपल से एक बहुपद दे देगा और आपसे कहेगा कि इस बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिएगा, यानी इस बहुपद के शून्यक क्या होंगे आपको वो बताने पड़ेंगे। तो देखो जब भी कभी कोई आपको बहुपद दे दिया जाए और आपसे कह दे कि उसके शून्यक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, उसके शून्यक ज्ञात कीजिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, x की जो 2 वैल्यू निकल के आपसे कह दे कि उसके शून्यक निकालिए, तो ऐसी कंडीशन में फिर से सुनिएगा आपको क्या करना पड़ता है कि जो x की 2 वैल्यू निकल के आती हैं आपको x की वो 2 वैल्यू निकालनी पड़ती हैं, और इन दोनों को ही हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो देखिए आपका जो बहुपद दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, ठीक है। तो हम लोगों का ये बहुपद दे रखा है। अब इसको देखिए सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका होता है कि इस 10 अचर पद को क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर की गुणांक से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी आता है जोड़ने घटाने पर इस बीच में हम लोग लिख देते हैं। जैसे कि सिंपल शब्दों में बात करूं तो ये एक्स स्क्वायर आपका गुणांक यहाँ पर 1 दे रखा है, तो 10 से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एकम 10 आएगा। तो यहाँ पर जोड़ने पर हमको 7x लाना है और गुणा करने पर हमको क्या लाना है, 10x स्क्वायर लाना है। तो आप सभी को पता है कि भाई साहब 5x प्लस को 2x, 5 दुना के 10 होता है, ये मल्टीप्लाई होकर के 10x स्क्वायर बन जाएगा और जब जोड़ेंगे तो 7x बन जाएगा, ठीक है।
आगे ये हमारा 10 रहने वाला है। अब इसको आगे सिंपल से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कॉमन वगैरह ले लेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये x + 5 हो जाएगा, ठीक है, ये x + 2 हो जाएगा, और यहाँ पर एक ये 2 आपस में कॉमन है तो ये x + 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो एक x की वैल्यू निकलेगी -2, ठीक है। अगर मैं दूसरी x की वैल्यू निकालता हूँ तो दूसरी निकलेगी x बराबर -5। इस तरीके से देखिए क्या करना है माय डियर, आपको x की 2 वैल्यू निकाल लेनी है। अब ये जो आपकी -1 और -5 निकल के आए, यही आपके क्या होंगे, मूल होते हैं, यही क्या होते हैं, मूल होते हैं, ठीक है। तो मूल क्या निकले, -1 -5, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई द्विघात बहुपद दे दिया जाए, आपसे कह दे कि इसके आपको मूल निकालने हैं, क्या निकालने हैं, इसके शून्यक निकालने हैं, तो इस तरीके से आप शून्यक निकालोगे, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ शून्यक कर लो, शून्यक, मूल नहीं होगा, शून्यक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यक हमारे ये 2 हो जाएंगे। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूँ, 1 मिनट, -2 होगा, ये -1 नहीं, -2 होगा, तो -2 -5 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, देखिए ध्यान से एकदम, कि m के किस मान के लिए, ठीक है, यहाँ पर किस लगा लीजिए, तो m के किस मान के लिए समीकरण युग्म, ठीक है, एक हमारा समीकरण युग्म देखिए ध्यान से एकदम दे रखा है, x - 2y बराबर में 3, और दूसरा समीकरण युग्म हम लोगों को दे रखा है 3x + my = 1, और कह रहा है कि इन दोनों ही समीकरणों के युग्म के अद्वितीय हल हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको m का मान क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से आपको मैं इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार अच्छे से समझा दूंगा, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, और 4 क्वेश्चन में हमारा एक 2 समीकरणें दे रखी हैं, x - 2y = 3, और दूसरी समीकरण हमको दे रखी है 3x + my = 1, ठीक है। अगर मैं समीकरण नंबर फर्स्ट से बात करता हूं और समीकरण नंबर 2 से बात करता हूं, तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या दे रखा है कि इन दोनों ही कंडीशन के अद्वितीय हल हैं। कैसे हल हैं, अद्वितीय हल हैं। जब भी कभी किसी भी 2 समीकरणों के अद्वितीय हल कह दे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है भाई, कि a1/a2 जो होता है ये डज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है केवल, कि जब भी कभी 2 हमको समीकरणें दे दी जाएं और कह दे कि अद्वितीय हल हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से a1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी निकलेगी 1, a2 की वैल्यू निकालेंगे तो b1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी -2 निकलेगी, c1 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो ये 3 निकलेगी, ठीक है। और इसी तरीके से भाई डियर, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझोगे तो a2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी 3 निकलेगी, b2 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पर हमारी m निकलेगी, और अगर मैं c2 की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पर हमारी 1 निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए a1, b1, c1, c2 इस सभी के मान मैंने निकाल लिए। अब मैं इस समीकरण में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो a1 बराबर आप लोगों का 1 दे रखा है, a2 बराबर में आप लोगों का 3 दे रखा है, डज नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा लेंगे, b1 बराबर हम लोगों का -2 दे रखा है, और b2 बराबर हम लोगों का m दे रखा है। तो इस m की वैल्यू हमको प्राप्त करनी है, ठीक है भाई, ध्यान से एकदम समझना। यहाँ से हम क्या करेंगे, m बराबर निकालेंगे तो तिर्यक गुणा कर लेंगे, इस 3 को हम लोग इधर भेज देंगे और इस m को हम लोग इधर भेज देंगे, तो m बराबर हम लोगों का निकलेगा माइनस का, ठीक है, 3 × 6 यानी कि -6, यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करता हूं तो m बराबर हमारा -6 निकल के आएगा, और यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ सही ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है m बराबर -6, ये हम लोगों का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चंस को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने लगाया, तो वो सारी चीज़ें आपको मैंने अभी समझाई थी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जब भी कभी किसी भी 2 समीकरणों के अद्वितीय हल कह दे और ऐसी कंडीशन दे दे कि हमारे में अद्वितीय हल है, और तो आपको 2 समीकरणें दे दे, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या फार्मूला लगाना है, जो मैंने अभी आपको बताया था,
A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आगे के क्वेश्चंस की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमको यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दे दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो 3x² माइनस का 6x प्लस का k बराबर में 0। तो यहाँ पर हमको एक द्विघात समीकरण दे दी गई डियर स्टूडेंट्स। हमसे कह रहा है कि इसके जो मूल हैं वो कैसे हैं, समान हैं। मूल कैसे हैं, मूल समान हैं। तो हमको यहाँ पर k का मान क्या होगा वो बताना है। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है और एक ऐसा क्वेश्चन आपको 101% मेरी गारंटी आपको बोर्ड में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। ज़रूर हर साल ये क्वेश्चन आता है। आपको देखिए यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दे देगा और आपसे कह देगा मूल समान है, तो भैया इसका मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन में कि हमारा जो द्विघात समीकरण दे रखा है वो है 3x² माइनस का 6x, ठीक है, प्लस का k बराबर में 0। और इस समीकरण के यानी इस द्विघात समीकरण के क्या समान हैं, तो इस द्विघात समीकरण के मूल समान हैं। क्या समान है, इस द्विघात समीकरण के मूल समान है। तो यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करता हूँ, जब भी कभी किसी भी द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा विविक्त कर होता है, विविक्त कर, ठीक है, ये जो विविक्त कर होता है इसको हम लोग d से प्रदर्शित करते हैं। और जब भी कभी हमारे मूल समान हो तो विविक्त कर जो होता है वो d बराबर 0 होता है, यानी कि विविक्त कर हमारा जो होता है 0 के बराबर में होता है, यानी d जो होता है हमारा 0 के बराबर में होता है। और अगर मैं d के मान की बात करता हूँ तो d का मान सभी लोगों को पता होना चाहिए कि d बराबर आप तो देखिए d का जो वैल्यू होता है, जिनको नहीं पता वो लोग ध्यान से समझेंगे और एक एक चीज़ को एकदम अच्छे से समझेंगे। d बराबर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, d बराबर होता है b² माइनस का 4ac, ठीक है। d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। अब जब d हमारा 0 के बराबर में है तो इस b² माइनस के 4ac को भी हम 0 के बराबर कर देते हैं। अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे हम लोग a b c के मान रख देते हैं। तो a बराबर b बराबर और c बराबर। अगर मैं a की मान की बात करता हूं तो a बराबर आप लोगों का 3 हो जाएगा, b के मान की बात करता हूं तो माइनस का 6 हो जाएगा, c के मान की बात करता हूं तो ये हमारा k हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको इस द्विघात समीकरण से ही निकालनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें सारी चीज़ें रख दूंगा। b बराबर आपका माइनस का 6 है, ठीक है, इसको स्क्वायर कर देंगे, 4 हमारा ऐसा ही रहेगा। a बराबर हम लोगों का 3 दे रखा है, c बराबर हम लोगों का k है और बराबर में 0 है। ये हमारा 4 यानी 12k हो जाएगा। ये माइनस का 6, ठीक है, ये देखो माइनस का 6 इंटू माइनस का 6 होता है प्लस का 36, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इस माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। अब जब इस 36 के प्लस के 36 को मैं इधर भेजूंगा, ठीक है, ये पूरा 0 के बराबर में है, तो इस जब प्लस के 36 को इधर भेजूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 12 के बराबर में अगर सिंपल शब्दों में बात करता हूँ तो 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, यानी कि के बराबर में हमारा यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी के बराबर में 3 आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा। तो आपको देखना है कि के बराबर 3 इस क्वेश्चन में कहाँ दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हम लोगों का फर्स्ट है यानी ए नंबर, यहाँ पर हम लोगों का ए बराबर 3 दे रखा है, ठीक है, और यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से नोट कर लेना। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमारी द्विघात समीकरण आएगी ना वो आपको बदल कर दे सकती है, लेकिन पूरा करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में बड़े ही अच्छी तरीके से इसका आंसर निकाल के सही ऑप्शन टिक लगा के आना है, ठीक है भाई। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का दे रखा है कि 7, 13, 19, ठीक है, 7, 13, 19 और 205 डॉट डॉट करके अंतिम पद 205 दे रखा है। ये हमारा पहला पद है 7 और हमारा 205 जो है ये हमारा अंतिम पद है, ठीक है। एक हमको समांतर श्रेणी दे रखी है, आपको देख लो ये हमारी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में हमारा पहला पद 7 दे रखा है और अंतिम पद हम लोगों का 205 दे रखा है। हमसे कह रहा है इस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या कितनी होगी। तो देखो जब भी कभी हमको कोई समांतर श्रेणी दे दे,
पहला पद हमको पता है और हमको अंतिम पद अगर पता है तो हम बड़े ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से एकदम। सबसे पहले मैं अपनी समांतर श्रेणी को लिखता हूँ, तो 7, 13, 19, ठीक है, डॉट डॉट करके जो हमारा अंतिम पद है वो 205 दे रखा है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ आपको बड़े ही अच्छे से समझ लेनी है कि सबसे पहले हमारा जो पहला पद होता है इसको हम लिख लेंगे। तो पहला पद हमारा होता है a बराबर 7, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं अंतिम पद की बात करता हूँ तो अंतिम पद an बराबर हम लोगों का 205 दे रखा है, जिसको हम l भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ d की, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, d हमारा होता है सारवांतर। d हमारा क्या होता है? सारवांतर। और देखिए d कैसे निकालता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कभी हमें d निकालना हो तो हमेशा दूसरे पद से हम लोग क्या करते हैं, पहले पद को माइनस कर देते हैं। यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करता हूं तो 13 माइनस का 7 कर देंगे तो यहां पर हमारा जो सारवांतर d है वो निकल के आ जाएगा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए 13 में जब 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब देखिए यहां से हमको a का मान पता चल गया, an की वैल्यू पता चल गई और d की वैल्यू पता चल गई। अब देखिए आपको एक सूत्र याद कर लेना है। जब भी कभी कोई समांतर श्रेणी आपको दे दे और आपसे कह दे पदों की संख्या बताइए, आपको इस पद का मान बताइए, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक मान याद कर लेना है। an बराबर में होता है a इंटू n की a प्लस, ठीक है, तो a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। तो इस फार्मूले को आपको एकदम अच्छे तरीके से रट लेना है, ठीक है। इस फार्मूले को एकदम अच्छे से रट लेना है कि an बराबर में a प्लस n माइनस का 1 ब्रैकेट के अंदर और इंटू में d। इस फार्मूले में हम लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे और n जो हम लोगों का है इसको हम निकालेंगे, क्योंकि अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो n बराबर हम लोगों का पूछा जा रहा है क्या होगा। तो an बराबर में a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d, ठीक है। यहाँ अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, यहाँ अगर मैं देखूँ तो an बराबर हम लोगों का दे रखा है 205, ठीक है। a बराबर हम लोगों को 7 दे रखा है और n माइनस का 1 इंटू में हम लोगों का d जो दे रखा था वो 6 था, ठीक है। तो देखो 205 में जब हम लोग 7 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का बचेगा 198। अब इस 198 को 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी भाग दे देंगे। तो काटेंगे तो 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, ये बराबर में n माइनस का 1 बचेगा। अब जब इस माइनस को हम लोग इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। यानी सिंपल शब्दों में बात करता हूँ तो n बराबर 33 प्लस 1, यानी कि n बराबर हम लोगों का आ जाएगा 34। n बराबर कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट? n बराबर आ जाएगा 34 और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सही उत्तर की बात करता हूँ तो उत्तर नंबर जो हमारा पहला है यानी 34, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से देखिए हमने टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इन 6 के 6 क्वेश्चंस को आपने बड़े ही अच्छे से समझा होगा। इनका मैं कहूँगा आप लोग नोट्स ज़रूर से तैयार कर लेना, क्योंकि यह वह क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में विगत वर्षों में बराबर पूछे गए हैं। चलिए भाई आगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं यहीं पर आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से एकदम, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोगों का दे रखा है कि चित्र में हम लोगों का एक त्रिभुज दे रखा है AHK। तो त्रिभुज में देखिए चित्र में देखिए त्रिभुज हम लोगों का AHK कहाँ दे रखा है। तो ये हमारा चित्र दे रखा है और इस चित्र में त्रिभुज AHK हम लोगों का दे रखा है ये A, ठीक है, HK हम लोगों का ये त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। तो एक त्रिभुज हम लोगों का AHK है, दूसरा त्रिभुज हम लोगों का ABC है। यानी दूसरे त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरा त्रिभुज हम लोगों का ABC ये दे रखा है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि AK, इस अकेले को काट लो, यहाँ पर आप लोग AK कर लो। AK बराबर में 10 सेंटीमीटर है, BC बराबर में 3.5 सेंटीमीटर है और HK बराबर में 7 सेंटीमीटर है। तो हमको AC की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। तो देखो एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन को आपको समझना है। यहाँ पर हमारा जो ABC है ना, ये त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज को हम लोगों को समरूप दिखा देना है इस त्रिभुज AHK के। अगर हम लोग त्रिभुज ABC को त्रिभुज AHK के समरूप दिखा देते हैं, ये समरूप होने की कंडीशन है, इस चीज़ को आपको समझना। तो त्रिभुज ABC जब हमारा त्रिभुज AHK के समरूप होता है तो ऐसी कंडीशन में संगत भुजाएं जो होती हैं वो हमारी समानुपात में होती हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करता हूँ माय डियर स्टूडेंट, तो ये जो हमारी AHK है, AHK, ठीक है, AK, ये हमारा जो AK है भाई, तो यहाँ पर आपको देखना है कि इस AK के मान को हमको क्या दे रखा है। इस AK का मान दे रखा है हम लोगों को 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ AC, तो AC का मान हमको निकालना है, AC का मान हमको निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से AC बट्टे AK कर दूंगा, और इसके संगत में मैं कौन सी भुजा लूँगा, तो BC को ले लूँगा, क्योंकि BC का मान दे रखा है। इस BC को ले लूँगा क्योंकि BC का मान दे रखा है, और HK का मान दे रखा है, HK का मान दे रखा है, ठीक है। HK का मान कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। HK का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो BC बटे में HK ले लूँगा, ठीक है। तो AC की वैल्यू हमको निकालनी है, BC बटे में HK दे रखा है। अगर मैं BC की बात करता हूँ तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। HK की अगर मैं बात करता हूँ, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। और अगर मैं HK की बात करता हूँ तो HK बराबर हम लोगों को 7 सेंटीमीटर दे रखा था। देखो HK बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, AC बटे में AK कर देंगे, ठीक है। और AK की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है, 10। AK की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। तो इस 10 का मल्टीप्लाई हम उधर कर देंगे। तो देखो ये जो 3.5 जो है ना, जब हम इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3.5 हट जाएगा, ये हमारा 35 बन जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 पना के 35, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो AC बराबर निकलेगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी की वैल्यू हमको निकालनी थी। और कैसे मैंने किया इस क्वेश्चन को आपको फिर से अगर समझना तो समझना चाहते हो तो देखो क्या होता है, जब भी कभी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो उनकी संगत भुजाएं होती हैं वो हमारी समानुपात में होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ AC, तो AC हम लोगों का AK यानी AC जो भुजा है ये AK के समानुपात में होगी, AC बट्टे AK। और BC के संगत भुजा HK है तो BC बट्टे में HK हो जाएगा। तो इन दोनों ही क्या कर लिया मैंने, इन दोनों ही संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात में ले लिया, ठीक है। क्यों ले लिया, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। अब जब इनको आपस में समानुपात में कर दिया तो वैल्यू मैंने पुट कर दी, आंसर निकल के हमारा आ गया, ठीक है। तो AC बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी D वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर D है ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपको अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। हम लोग अगर क्वेश्चंस को देखते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है आप लोगों के जो चैप्टर है आप लोगों का निर्देशांक ज्यामिति, वहाँ से ये प्रश्न हमारा आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु हम लोगों को ये दे रखा है, मान लो कि एक बिंदु हमारा ये A है, ठीक है। दूसरा बिंदु हम लोगों का ये दे रखा है B, और तीसरा बिंदु हम लोगों का ये दे रखा है C, ठीक है। ऐसा हम लोग मान लेते हैं, हालांकि दे नहीं रखा है लेकिन हम लोग मान लेते हैं। तो हमसे कह रहा है कि ये जो आपके बिंदु दे रखे हैं ना ABC, कह रहा है कि ये शीर्ष हैं, ये शीर्ष बिंदु दे रखे हैं। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है कि इस क्वेश्चन में यह बताना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है ये किस प्रकार का त्रिभुज इन तीनों ही समीकरण। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि इन तीन ही, तो भाई यहाँ पर आप लोगों की जो तीन बिंदु दे रखे हैं ना, आपको यहाँ पर बताना है कि इन तीन बिंदुओं से मिल करके जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। समकोण बनेगा कि समबाहु बनेगा, ठीक है, कि समद्विबाहु बनेगा कि समबाहु बनेगा कि विषमबाहु त्रिभुज हमारा बनेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चंस की, तो आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ को आपको बड़े ही अच्छे तरीके से एकदम समझना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो पहला बिंदु हम लोगों को A दे रखा है जिसके निर्देशांक -4,0 दे रखे हैं, -4,0 दे रखे हैं। इसके बाद अगर मैं दूसरे बिंदु की बात करता हूँ तो दूसरा बिंदु हम लोगों का मान लो ये दे रखा है जो कि हमारा B बिंदु है, जो कि हमारा B बिंदु है, और इसके निर्देशांक 0,0 दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा बिंदु है जो कि C है, और इसके निर्देशांक हमको क्या दे रखे हैं 0,3, यानी इसके निर्देशांक हमको दे रखे हैं 0,3। हमसे क्या कह रहा है स्टूडेंट कि ये जो तीन त्रिभुज हैं इन त्रिभुजों से मिल करके, यानी इन तीन बिंदुओं से मिल करके हमारा कैसा त्रिभुज बनेगा।
तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इनसे रिलेटेड एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे मान लो हमारा कुछ इस तरीके का एक त्रिभुज बनेगा, जिसमें हमारा कोई ए बिंदु ये होगा, बी बिंदु हमारा ये होगा, सी बिंदु हमारा ये होगा। अगर मैं ए बिंदु की बात करता हूँ तो इसके निर्देशांक -4,0 कर लेते हैं, ठीक है। बी के निर्देशांक 0,0 कर लेते हैं और सी के निर्देशांक हम लोग 0,3 कर लेते हैं। अब देखो हमने अपनी तरीके से इमेजिन करके एक हमने त्रिभुज का निर्माण कर लिया, ठीक है भाई। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इस त्रिभुज के सभी अलग अलग भुजाओं की जो मात्रक हैं उनको निकाल लेंगे। तो जैसे कि अगर मैं सिंपल शब्दों में एकदम बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का ए बी बराबर देखिए कैसे निकालेंगे हम लोगों को एक फार्मूला पता होता है दूरी सूत्र, ठीक है। हम लोगों को एक फार्मूला पता होता है दूरी सूत्र, ठीक है। तो देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, इस वाले समीकरण को यानी इस वाले फार्मूले को लगा लेंगे, यहाँ से हम लोग ए बी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो x1 अगर हम इसको मान लें, x1 अगर इसको मान लें और x1 y1 इसको मान लें और x2 y2 अगर हम इसको मान लेते हैं, तो देखो यहाँ पर अगर आप मान रखोगे x1 आपका -4 दे रखा है, -4, और आपका x2 देखिए 0 दे रखा है, ठीक है, -0, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 अगर आप देखोगे तो 0 दे रखा है और y2 अगर आप देखोगे तो ये हमारा 0 दे रखा है। तो 0 -0 का ये होल स्क्वायर कर देंगे और इस पूरे का अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। तो ए बी बराबर अगर आप निकालोगे तो देखो ये आपका पूरा 0 बन जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और इस -4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। तो यानी कि 16 + 4 अंडर रूट में आ जाएगा। अब जब इसको आप बाहर निकालोगे ना, इस अंडर रूट के इक्वेशन को आप जब बाहर निकालेंगे तो ए बी बराबर हम लोगों का निकलेगा 4, क्योंकि अंडर रूट 16 बराबर आप लोगों का क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ए बी बराबर कितना आ गया, 4, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे माय डियर, इसी तरीके से हम ए सी निकालेंगे और इसी तरीके से हम बी सी निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं ए सी को, ठीक है, यहाँ पर हम निकालते हैं ए सी को। तो अगर आप ए सी को देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए रखो x1 माइनस x2। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने इसको x2 मान लिया है ना, तो इसको हम लोग x3 y3 मान लेते हैं। जब हम इसको x3 y3 मानेंगे तो देखो यहाँ पर हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x1 माइनस x3 अगर हम लोग करेंगे तो -4,0 कर देंगे, -4,0, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे भाई, प्लस में लगाएंगे और 0,-3 का होल स्क्वायर कर देंगे, 0,-3 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपका 16 का मतलब ये आपका हो जाएगा, यहाँ से 16 बन जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये -3 है, यानी -3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट हमारा कितना आ जाएगा, 16 प्लस में 9। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा निकलेगा अंडर रूट में 25। अब जब हम अंडर रूट 25 को बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 5 में निकलता है बाहर, ठीक है। तो पहला देखा आपने 4 निकल के आया, दूसरा आपने देखा 5 निकल के आया। ऐसे ही अगर आप लोग BC निकालोगे, ऐसे ही अगर आप BC निकालोगे तो यहाँ पर देखोगे आप लोग इसका जो मान निकलेगा वो निकलेगा 9, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इसका मान 9 निकलेगा, ठीक है। तो BC बराबर 9 आया, AC बराबर आप लोगों का 5 आया, और अगर आप देखोगे तो AB बराबर हमारा 4 आ रहा था, ठीक है। यानी हर एक भुजा का मान अलग अलग आ रहा था, ठीक है। यानी AB बराबर आया था 4, ठीक है, AC बराबर आया हम लोगों का 5 और BC बराबर हम लोगों का आया 9, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो हर एक भुजा का मान अलग अलग आया है। इस वजह से मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो ये जो हमारा त्रिभुज बनेगा ये कैसा बनेगा, विषम बाहु त्रिभुज बनेगा। कैसा, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली ज़रूर देखने को मिलेगा कि आपको 3 बिंदु दे देगा और आपसे कहेगा कि बताइए ये किस तरीके का इन 3 बिंदुओं से मिलकर त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं सही लगाता हूँ तो ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। तो प्रश्न नंबर हमारा 9 क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि tan थीटा बराबर 1/b है। tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर a/b है। तो आप लोगों को b sin थीटा और a माइनस कॉस थीटा
बटे में बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आपको ज्ञात करनी है। तो देखो क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे उस चीज़ को आपको समझना है। हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा था कि टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर हम लोगों को ए बटे बी दे रखा है। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है, ए बटे बी दे रखा है। और हमको किसका मान ज्ञात करना है, हमको जो मान ज्ञात करना माय डियर स्टूडेंट, हमको मान ज्ञात करना है बी साइन थीटा। ठीक है, बी साइन थीटा माइनस का ए कॉस थीटा बटे में बी साइन थीटा प्लस का ए कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या करनी है, हमको फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि टेन थीटा क्या होता है, तो अगर मैं टेन थीटा को मान निकालूंगा तो आपको लाल बटे कक्का याद होगा। लाल बटे कक्का में हम लोगों का जो एल बटे ए होता है ना, एल बटे ए, ये हमारा टेन के लिए उपयोग में आता है। तो यानी कि यहाँ से अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूँ तो टेन थीटा बराबर में हम लोगों का हो जाएगा एल बटे ए, यानी कि एल बराबर हम लोगों का ए हो जाएगा और ए बराबर हम लोगों का यहाँ पर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का L बराबर हो जाएगा A और A बराबर हम लोगों का हो जाएगा B। ठीक है, इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है डियर स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर में क्या होता है, साइन थीटा बराबर में होता है L बटे K, यानी लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर में। तो देखिए लंब हम लोगों का कैसे निकलेगा, तो देखिए लंब हम लोगों का निकलेगा कुछ इस तरीके से। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। अब देखिए लंब बराबर हम लोगों का ए है, लंब बराबर ए है, आधार बराबर हम लोगों का बी है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर अंडर रूट में, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोगों का क्या निकलेगा, कर्ण निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको कर्ण की वैल्यू पता हो गई। कर्ण की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, वो भी अंडर रूट में। लंब बराबर है, सॉरी, लंब हम लोगों का यहाँ पर ए आएगा और नीचे हम लोगों का आएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे, कॉस थीटा की वैल्यू तो ये निकलेगी आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण, आधार की अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोगों का बी है, और अगर मैं कर्ण की बात करता हूँ तो कर्ण हम लोगों का यहाँ पर आ जाता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सारी चीज़ें आपको पता चल गई। आपको साइन थीटा का मान पता चल गया, आपको कॉस थीटा का मान पता चल गया। अब देखिए आपके पास ये समीकरण थी बी साइन थीटा, स्टार्टिंग में जो दे रखी थी इसको आप उठा लेंगे, बी साइन थीटा माइनस का ए कॉस थीटा बटे में बी साइन थीटा प्लस का ए कॉस थीटा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बी साइन थीटा और जो ए कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आप लोग रखना स्टार्ट करो। तो साइन थीटा बराबर आप लोग रखेंगे ए बटे में अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे का आप लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ए से, और कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा बी बटे में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आप लोगों का अंडर रूट में, अभी देखिए इसको नीचे वाले इक्वेशन को मत सॉल्व करो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको बाद में आप लोग सॉल्व करना। अभी मैं आपको बताऊँगा क्यों। तो देखो ये आपका हो जाएगा ए बी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस में ये भी हो जाएगा ए बी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में। अब नीचे आप लोगों का ये आ जाएगा बी साइन थीटा प्लस का ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखोगे तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों ही संख्याएं आपस में कट जाएंगी। तो यानी सिंपल अगर मैं बात करूँ तो आपका आएगा 0 बटे में बी साइन थीटा प्लस का ए कॉस थीटा। ठीक है, तो 0 बटे में बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, अगर ये 0 ऊपर में है और नीचे आपकी कोई संख्या दे रखी है तो ये पूरी संख्या क्या होती है, 0 बन जाती है। ठीक है, यानी ऊपर हम लोगों का, ठीक है, अंश में हम लोगों का 0 दे रखा है तो पूरी संख्या हमारी 0 बन जाती है। तो यानी कि इस पूरे क्वेश्चंस को मैंने जो सॉल्व किया है, इस पूरे का आंसर पता कितना आया, इस पूरे का आंसर आया 0, यानी इसका जो मान निकल के आया है वो 0 के बराबर में निकला है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर जो हम लोगों का डी है ये बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ सभी को समझ में आ गई। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है
कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये मैंने आपको क्वेश्चंस कराया है क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा और मैं मोस्ट प्रोबेबली कह रहा हूँ जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस मॉडल पेपर में लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमको इक्वेशन दे रखी है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर अगर मैं सिंपल शब्दों में साइन स्क्वायर यानी सॉरी साइन 30 की साइन 30 ले लो, चलो साइन 30 की बात करता हूँ तो साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान कितना होता है? आप सभी लोग कहेंगे कि साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। और अगर मैं साइन 60 की बात करता हूँ तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री करोगे तो √3/2 का स्क्वायर कर लो, माइनस कर दो साइन स्क्वायर 30 को, यानी 1/2 के स्क्वायर को माइनस कर दो, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 3/4 और ये आपका हो जाएगा यहाँ से 1/4। ठीक है, एलसीएम यानी कि 4 4 दोनों में हर हमारा बराबर है तो एलसीएम 4 हो जाएगा, ऊपर में 3 से 1 घट जाएगा, तो यानी हमारा यहाँ पर सिंपल से 2/4 को अगर काटोगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी सिंपल शब्दों में इस पूरे की जो वैल्यू आ गई वो 1/2 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपको क्वेश्चंस जो है भाई सॉल्व करना है। जिस तरीके से मैंने चीज़ें की हैं ना सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का यह वाला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से देखिए आपके टोटल 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ से रेडी हो चुके हैं। अब चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं और बात करेंगे कि और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस हमारे इस पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण जो है ना वो 60 डिग्री है, तो आपको चाप की लंबाई क्या होगी आपको वह बताना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझना है। देखो क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले एक हम लोगों का वृत्त दे रखा है। ठीक है, वृत्त दे रखा है। इस वृत्त की अगर मैं त्रिज्या की बात करता हूँ तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर दे रखी है। बाहर से किसी बिंदु से, तो बाहर से किसी बिंदु से हम लोग क्या करते हैं? तो बाहर से किसी बिंदु से हम लोग क्या करते हैं? 2 चाप डाल देते हैं। ठीक है, ये देखो 2 चाप हमने डाल दिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने 2 चाप डाले। अब इस बिंदु पर ये जो कोण बनेगा ना, ये जो हमारा कोण बनाता है ये बिंदु, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, दोनों चापों के बिंदु बीच में हमारा टोटल जो कोण बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। और यह क्वेश्चंस में हमको दे रखा था कि क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा था कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है। यानी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो वृत्त है इसके चाप द्वारा जो बना कोण है वो 60 डिग्री है। इन चाप द्वारा जो बना कोण है वो 60 डिग्री है। तो इस बात को आप समझना, यानी यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है कि इस चाप की लंबाई आपको बतानी है। तो देखो हम लोगों को एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एक फार्मूला आप लोगों का होता है लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला। तो अगर मैं फार्मूले की बात करता हूं तो फार्मूला आपका होता है थीटा बटे में 360, ठीक है, पाई आर। तो ये फार्मूला आप लोगों का होता है। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा थीटा दे रखा है ना, इस थीटा के मान की अगर मैं बात करता हूं तो थीटा का मान आप लोग 60 लिख लेंगे और बटे में 360 कर देंगे। ठीक है, और पाई का मान आप लोगों को ऐसा ही रहने देना है क्योंकि यहाँ पर पाई में हमारी वैल्यू, एक मिनट, पाई का मान आप लोग रख सकते हो 22/7। पाई का मान 22/7 रख लो।
आर बराबर हम लोगों का 21 दे रखा है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 3 18, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ठीक है, 7 से काटोगे तो 7 7 से कट जाएगा, यानी सिंपल में अगर मैं बात करता हूँ तो 22 यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा, ठीक है, यानी 22 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बड़े ही ध्यान से समझना है, ठीक है। तो 22 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों का 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बड़े ही ध्यान से अच्छे से एकदम समझना है। अब चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 नंबर क्वेश्चन भी हमारा देखिए त्रिज्य वृत्त से संबंधित है, यानी वृत्त जो हमारा चैप्टर है वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उससे संबंधित हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी है। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है और ये जो सुई होती है ये 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, ठीक है, मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, आप लोगों को वह बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान सा तरीका होता है क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझने का, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने का। देखो क्वेश्चन में क्या होता है कि एक हमारी जो घड़ी होती है, घड़ी में टोटल कितने, घड़ी में अगर मैं बात करता हूँ तो घड़ी 1 घंटे में, जो घड़ी होती है वो 1 घंटे में टोटल 360 डिग्री का कोण बनाती है, टोटल 360 डिग्री का कोण बनाती है। और अगर मैं कोणों की बात करता हूं तो कोण हमारे टोटल 12 होते हैं। टोटल कोण कितने होते हैं, टोटल 12 हमारे कोण होते हैं। हर कोण हमारा कितना होता है, 5 मिनट का होता है, हर एक कोण हमारा 5 मिनट का होता है, ठीक है। तो यानी अगर मैं हर कोण 5 मिनट का होता है तो यहाँ से एक कोण का मान, एक कोण बराबर कितना होगा, एक कोण बराबर 5 मिनट, एक कोण बराबर हमारा 5 मिनट होगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो 360, टोटल हमारा एंगल कितना है 360, अब हमारे कोण कितने हैं 12, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक कोण का मान निकालूंगा, एक कोण का मान निकालूंगा तो 12 में 360 का भाग दे दूंगा, तो 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, यानी 30 डिग्री, यानी एक कोण का मान निकलेगा 30 डिग्री, ठीक है। एक कोण का मान कितना निकला, 30 निकला। अब देखो यहाँ से हमको क्या करना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का मान देखिए 30 डिग्री कर लोगे, 360 कर लोगे, पाई के मान को ऐसे ही रहने देंगे हम लोग, ठीक है। एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। तो पाई और आर के मान दोनों को नहीं बदलना है, दोनों के मान को हमको ऐसा ही रहने देना है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी कि अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1/12 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 1/12 पाई आर स्क्वायर, ये वाला बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ 1/12 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर हमने 0 कर दिया था, ठीक है, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अगर आंसर की बात करते हैं, ठीक है, तो 12 शामिल हो चुका है। अब चलिए आगे के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 13 हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये देखिए ध्यान से एकदम, क्वेश्चन में हम लोगों का दे रखा है, तो प्रश्न नंबर अगर मैं 13 की बात करता हूँ तो यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका देखिए 13 क्या दे रखा है कि यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास दो अर्धगोले हैं, हमारे पास दो अर्धगोले हैं और अर्धगोलों का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो ऊपर वाला होता है इसको हटा देते हैं, इसमें से क्या करते हैं पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। तो सिंपल से जब पाई आर स्क्वायर को माइनस करोगे ना तो ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमारा जो ये ऊपर वाला क्षेत्रफल है और ये नीचे वाला जो क्षेत्रफल है, ये दोनों ही क्षेत्रफल क्या है आपस में नहीं जुड़ेंगे। अब जुड़ेगा क्या, तो ये हमारा आधा ये भाग जुड़ेगा और ये आधा ऊपर वाला भाग जुड़ेगा।
और ये ऊपर और नीचे वाले भाग जुड़ करके एक आपका संपूर्ण गोला बना लेते हैं। ठीक है, एक संपूर्ण हम लोगों का गोला बन जाता है। और इस गोले के अगर मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं तो वो निकल के आता है 2πr² प्लस 2πr², यानी कि 4πr²। ठीक है, तो अगर मैं सही आंसर की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक लव्य वृत्ति है, एक लव्य वृत्ति बेलन के, एक लव्य नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक लव्य की जगह आप लोग कर लोगे एक लंब। ठीक है, एक लंब। ठीक है, एक लंब वृत्ति है, एक लंब वृत्ति है बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 9π सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दे रखा है। हमसे कह रहा है कि इसके आधार का व्यास कितना होगा, इसके आधार का व्यास कितना होगा। थोड़ी सी प्रिंट मतलब कि क्वेश्चन को नोट करते समय प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, तो आपको इसको इग्नोर करना है। ठीक है, तो एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको इतना दे रखा है और आपको क्या करना है, आधार का व्यास क्या होगा वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं एक लंबवृत्तीय बेलन की बात करता हूँ, ठीक है, तो एक लंबवृत्तीय मान लो ये आपका बेलन है। ठीक है, अब इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी ये आपका आधार है। ठीक है, ये आपका आधार है और इसका क्षेत्रफल आप लोगों को कितना दे रखा है 9π। ठीक है, 9π दे रखा है। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन में हमको पूछा जा रहा है त्रिज्या, क्वेश्चन में हमसे आर पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे आर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमारा 14 है, क्वेश्चन में आर पूछा जा रहा है, आर कह लो या फिर व्यास कह लो, डी पूछा जा रहा है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr², 2πr² होता है, जो कि क्वेश्चन में हमको 9π दे रखा है। तो पाई से पाई आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा, पाई से क्या होगा, पाई कैंसिल, एक 2 नहीं होता, केवल πr² होता है। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² बट्टे में 9, r² बराबर में 9 आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं r की बात करता हूँ तो r बराबर आप लोगों का 3 निकल के आएगा। ठीक है, और अगर मैं r बराबर 3 निकाला हूँ तो देखिए d जो होता है वो क्या होता है, r का, ठीक है, 2 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं d की बात करता हूँ, यहाँ से अगर मैं d की बात करता हूँ तो वो निकलेगा आप लोगों का 1.5। ठीक है, व्यास होगा, सॉरी व्यास होगा, वो कितना होगा, 2 गुना कर दोगे, व्यास को हम लोग 2 गुना कर देंगे, यानी 3 2 जा 6 कर देंगे, यानी 6 कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो d बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारी जो व्यास निकलेगा वो आपका 6 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 को देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो देखो 1 से लगा करके टोटल 10 तक की आपको धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको अपने माइंड में एकदम अच्छे से फीड कर लेनी है कि यह जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, यह प्रश्न आपको 2026 के बोर्ड पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अब देखो इसको कैसे आपको सॉल्व करना है, उस चीज़ को केवल आपको समझना है। ठीक है, तो देखो आपको 1 से लगा करके, ठीक है, टोटल 10 तक की अगर मैं सम संख्या की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, सम संख्या की बात करता हूँ, तो 1 से लगाकर 10 तक की आपकी टोटल जो सम संख्याएँ निकलेंगी वो क्या निकलेंगी, 2 निकलेगी, 4 निकलेगी, 6 निकलेगी, 8 निकलेगी और 10 निकलेगी। टोटल हमारी 1 से लगाकर 10 तक की सम संख्याएं कितनी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करता हूं तो हमारी टोटल संख्याएं 5 हैं और इनके योग की अगर मैं बात करता हूं तो इनका योग जो अगर आप निकालोगे तो योग आपका निकलेगा मेरे हिसाब से 10 और 8 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 2 30, यानी इन पूरे का जो योग निकलेगा वो निकलेगा 30। अब देखिए यहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करना, ज़रा ध्यान से समझना। जब भी कभी आपको समांतर माध्य निकालना हो, समांतर माध्य निकालना हो तो फार्मूला होता है कुल योग। ठीक है, कुल योग बटे में कुल योगों की संख्या, कुल योगों की संख्या। तो देखो कुल योग हमारा 30 दे रखा था, योगों की संख्या हमारी 5 दे रखी थी, तो 5 से 30 को काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी समांतर माध्य हमारा निकलेगा 6। कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। तो अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूं भाई
तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन बिल्कुल 6 नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी 15 का राइट ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और इस तरीके से देखिए हमने इस क्वेश्चन को भी आसानी से बनाया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 16 कि एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं और 2 नीली गेंदें हैं। एक हमारे पास कोई पॉकेट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि 3 हमारे पास लाल गेंदें हैं, 2 हमारे पास नीली गेंदें हैं। हमसे कह रहा है कि थैले से यादृच्छा 1 गेंद निकाली जाती है। थैले में टोटल कितनी बाज गेंदें हैं? फिर थैले में अगर मैं बात करता हूँ टोटल गेंदें हमारे पास 5 हैं, क्योंकि 3 लाल गेंदें हैं और 2 नीली गेंदें हैं। तो टोटल हमारे पास गेंदें कितनी है? टोटल हमारे पास बॉल हैं 5, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता होगी। तो देखो आपको बड़े ध्यान से समझना है, नीली गेंद कितनी निकाली जा सकती हैं? तो नीली गेंद हमारे पास 2 हैं, तो हम नीली गेंद कितनी निकाल सकते हैं? तो नीली गेंद हम लोग 2 निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी नीली गेंद हमारी कितनी निकलेंगी? 2 निकलेंगी। और टोटल कितनी गेंदें हैं? 5 हैं, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी 2/5, यानी कुल परिणाम बटे में अनुकूल परिणाम, ठीक है। यानी अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम जो होता है वो प्रायिकता होती है। तो कुल परिणाम हम लोगों के 5 थे, अनुकूल परिणाम हमारे 2 निकल सकते हैं, यानी कि 2/5 यहाँ से हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करता हूँ सी वाला, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन आपका निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और मोस्ट प्रोबेबली जो बेसिक चीज़ होती है मैं उसको ज़्यादातर आपको बताता हूँ कि बेसिक कहाँ से होता है क्वेश्चंस का, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को एक डायग्राम दे रखा है, एक चित्र दे रखा है। चित्र में देखिए क्या दे रखा है, हमको 2 त्रिभुज दे रखे हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हमारे 2 त्रिभुज दे रखे हैं। एक त्रिभुज हम लोगों का ABO दे रखा है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हम लोगों का ODC दे रखा है। और ये वाला बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से समझना। एक हमारा त्रिभुज दे रखा है AOB और दूसरा त्रिभुज हम लोगों को दे रखा है DOC, ठीक है। अब देखिए AOB में हम लोगों की अगर बात करते हैं तो AO और OC यानी इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, यानी AO बटे में OC का जो अनुपात है ये बराबर में दे रखा है BO बटे में OD के। यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो ये जो हमारा त्रिभुज दोनों हैं ये आपस में कैसे हैं? समरूप हैं। अगर ये समरूप कब हैं? ये समरूप कब हैं? ये समरूप इसलिए हैं क्योंकि देखिए AO बटे में OC का अनुपात, AO बटे में OC का अनुपात और BO बटे में OD का अनुपात आपस में बराबर दे रखे हैं। और इन दोनों की वैल्यू जो दे रखी है 1/3 दे रखी है। अब आप यहाँ सिंपल से कह सकते हैं कि अगर किन्हीं 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं समा अनुपात में दे रखी हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। अब समरूप में कंडीशन ये होती है कि अगर 2 भुजाएं आपस में समानुपात में हैं तो सारी भुजाएं समानुपात में हो जाती हैं। यानी कि अगर हमारी AB बटे DC जो नहीं दे रखी है समानुपात में, उसको भी हम बराबर कर लेंगे, तो AB बटे में DC भी हमारी समानुपात में आ जाएगी। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो हमको AB की वैल्यू फाइंड करनी है, इस AB की वैल्यू फाइंड करनी है। DC बराबर हम लोगों को 15 सेंटीमीटर दे रखा है। AO और OC का अनुपात आपको 1/3 दे रखा है। तो यहाँ से देखिए हम सॉल्व करते हैं। AO बटे में OC बराबर में AB बटे में DC। AO बटे में OC 1/3 दे रखा है। AB बराबर हम लोगों का निकालना है और DC बराबर में 15 दे रखा है। तो इस 15 को हम लोग इधर साइड भेजेंगे तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं रहेगा, तो 3 × 5 = 15, यानी AB बराबर में 5 आ जाएगा। AB बराबर में कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर, यानी 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं सही बात करता हूँ तो A नंबर हो जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अगर कोई भी 2 त्रिभुज आपस में समरूप दे रखे होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एकदम अच्छे तरीके से मैंने बताया। अब देखिए आपको आगे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है कि y अक्ष पर एक बिंदु जो कि इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ है, इसके निर्देशांक आपको बताने हैं क्या होंगे। तो देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको आप लोग समझना। समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट जरा समझना। समदूरस्थ, देखिए जब भी कभी समदूरस्थ की बात होती है तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि आपको तीनों बिंदु लिख लेने हैं, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो एक बिंदु हमारा वाई अक्ष पर है। जो भी कभी हमारा कह दे क्वेश्चन कि वाई अक्ष पर है तो इस वाले बिंदु को हम लोगों को बीच में ले लेना पड़ता है। कहाँ पर? मिड में, बीच में ले लेना पड़ता है। अब जब भी कभी क्वेश्चन में कह दे कोई बिंदु वाई अक्ष पर है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो x होता है वो हमारा 0 के बराबर में होता है और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ती है। तो x बराबर 0 और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर मैं पहले बिंदु की बात करता हूँ तो पहला बिंदु हम लोगों का 6,5 दे रखा है। पहला बिंदु 6,5 दे रखा है। दूसरे बिंदु की अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरा बिंदु हमारा माइनस का 4,3 दे रखा है या माइनस का 4,3 दे रखा है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम भाई अलग अलग भुजाओं के मान को निकालेंगे। ठीक है, यानी यहाँ से हम लोग सबसे पहले इसको a मान लेते हैं, इसको o मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, AO बराबर में OB कर दूंगा, AO बराबर में OB कर दूंगा और यहाँ पर हम लोग दूरी सूत्र लगा देंगे। ठीक है, दूरी सूत्र लगा लेंगे, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और इसमें x1 इसको अगर मैं x मान रहा हूँ ना, इसको अगर मैं x मान रहा हूँ, ठीक है, तो x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे और आंसर हमारा जो भी आएगा वो y का मान आपको हमें बताना है कमेंट करके कि y का मान आपका कितना निकलेगा, आपको वो हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है जब भी कभी समदूरस्थ का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यानी समदूरस्थ में होता है क्या कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में बराबर होती है, तभी हम AO बराबर में OB करते हैं और सारे x, x1, y, y1 और y, y2, x, x2 के मान सारे हम पुट कर देंगे और y का मान हमको यहाँ पर निकाल लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूँ तो प्रश्न नंबर हमारा 19 देखिए दे रखा है कि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस पी बराबर में 0 है और एक मूल हम लोगों का माइनस का 2 दे रखा है। एक मूल हमारा माइनस का 2 दे रखा है तो हमसे कह रहा क्वेश्चन में p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा जो द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का p बराबर में 0, ये हम लोगों का क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा है। हमसे यहाँ पर एक मूल, हमसे क्वेश्चन में एक मूल दे रखा है माइनस का 2, एक मूल कितना दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है। तो अगर मैं सिंपल से क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा ना तो इस मूल को देखूंगा, ये जो मूल हमारा होता है ना इसका मान होता है x, इस मूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। तो x बराबर हमको क्वेश्चन में माइनस का 2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस x का मान हर जगह पुट कर देंगे। तो माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 और x की जगह माइनस का 2 माइनस में p बराबर में 0। ठीक है, ये माइनस का 2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये 4 हो जाएगा और इस माइनस के 2 से अगर मैं 2 का गुणा करता हूँ तो ये 2 दुना के 4 वो भी ऋणात्मक में आएगा और ये माइनस का p बराबर में 0। ठीक है, ये माइनस का p बराबर में अगर इसको आगे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, 1 मिनट, तो ये माइनस का p नहीं प्लस का p दे रखा है। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये माइनस का 2 आपका है ना, इस माइनस के 2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दुना के 4 यानी कि माइनस का 4। ठीक है, और माइनस से माइनस हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा तो p बराबर में हम लोगों का 0 आ जाएगा। ठीक है, तो p बराबर में 0 आ जाएगा, यानी सही था आंसर बिल्कुल हम लोगों का p बराबर में 0 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता हूँ, 20 नंबर प्रश्न की बात करता हूँ, तो 20 नंबर क्वेश्चन में 15, 18 और 24 का लासा हमको ज्ञात करना है कि लासा क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 को 19 नंबर में हम लोग सभी के अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे, 15 के, 18 के और 24 के सभी के अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए इसके करते हैं, तो 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, इसके करते हैं
तो 3 छाक 18, 3 दूना के 6, 2 एकम 2। चलो इसके करते हैं 24 के, 3 अट्ठे 24, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना के, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से देखिए सबसे कम 3 किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है 3 की घात 1, इसको उठा लेते हैं। इसके बाद देखिए 5 हर किसी में कॉमन नहीं है, हर किसी में 3 कॉमन था, ठीक है, तो मैंने उठा लिया। हर किसी में देखिए 3 कॉमन था और मैंने उसको उठा लिया। तो 3 की घात 1, 3 की घात 1 सभी में कॉमन है, ठीक है, 3 की घात सभी में मिनिमम 1 इसी में है, तो मैं 3 की घात केवल 1 लूँगा। जो घात सबसे कम होती उसी को लेते हैं, तो 3 की घात 1 सबसे कम है तो इसी को ले लेंगे और 3 हमारा क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा। यानी 20 नंबर का सही आंसर अगर मैं बात करता हूँ तो HCF बराबर हम लोगों का यहाँ से आ जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे LCM पूछ रहा था, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, मैं क्या करूँगा, इन सभी को ले लूँगा। 3 की घात 5, ठीक है, 5 तिहाई 15, 3 त्रिकाई 9, दुना के 18, ठीक है, 8 त्रिक 24, और इन सभी को आपस में क्या करूँगा, मैं इन सभी को आपस में मैं क्या करूँगा, गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आप लोगों का निकल करके आएगा ना वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम इस वाले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है एलसीएम में, तो वो आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। इस तरीके से देखिए आज के इस क्लास के अंदर हम लोगों ने इस पूरे मॉडल पेपर के संपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखे माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ से मैं आपको जल्दी से वर्णात्मक प्रश्न दिखा देता हूँ जिसको आपको नोट कर लेना है और इन सभी वर्णात्मक प्रश्नों को आपको घर से तैयार करके आना है, ठीक है। वर्णात्मक प्रश्न जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 50 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे और बात कर लेते हैं कि जो 50 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं 4 नंबर के आते हैं, 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो ये 4 नंबर के, 6 नंबर के और साथ ही साथ 2 नंबर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो वर्णात्मक प्रश्नों में देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग के जो 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर अधिक से अधिक क्वेश्चन जो आते हैं द्विघात समीकरण से आते हैं, बहुपद से आते हैं, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और वास्तविक संख्या से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके पहले, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इन 5 क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इनको आप घर से जरूर तैयार कर लेना, ठीक है भाई। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है उसमें हमारे 4-4 नंबर के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए 4-4 नंबर के हमारे ये भी हमारे टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, और तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारा दे रखा है, और चौथे की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा ये दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे टोटल 4 क्वेश्चन थे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन में। इसके बाद हमारा आ जाता है अगला, ठीक है, इसके बाद हमारा अगला आ जाता है ई नंबर क्वेश्चन। तो हमारे टोटल 4 नंबर वाले 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 नंबर वाले टोटल हमारे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, और इसके बाद अगर मैं 6 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात करता हूं तो ये हमारे बोर्ड एग्जाम में टोटल 3 पूछे जाते हैं, जिसमें से देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है 6 नंबर का। और अगर आप ये भारी भरकम क्वेश्चन नहीं करना चाहते, ठीक है, जो कि हमारा सांख्यिकी का क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको ज़रूर तैयार करना। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन नहीं तैयार करना चाहते तो फिर आप प्रायिकता का ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, सांख्यिकी का ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना। तो दोनों ही सांख्यिकी के क्वेश्चन हमारे थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा सांख्यिकी का था और ये वाला भी क्वेश्चन हमारा सांख्यिकी का था। इसके बाद अगर मैं 4 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ तो देखिए 6 नंबर में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए, और ये वाला क्वेश्चन आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लो, ठीक है। यहाँ पर आपको बेसिकली x की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे अथवा में आप लोगों को ये त्रिभुज का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना है, ये आपके बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप जरूर से तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन लॉन्ग वाले क्वेश्चन में हमारा है, इस पेपर का पर्टिकुलर 50 नंबर वाले क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि 6 नंबर वाले क्वेश्चन में तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, ठीक है, जिसमें आप सभी को पता है कि अवनमन कोण होता है, उन्नयन कोण होता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है।
इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का त्रिभुज से पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके मध्य, ठीक है, उनके मध्य है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना और इसको तैयार कर लेना भाई, ठीक है। और इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, इस पूरे संपूर्ण पेपर को आज की इस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया। और